तो अभी हम आ गया, जुगाड़ लगाया जाए। आप तो पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है ना, आप तो पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है ना। क्लियर दिखाई दे रहा है। अब जो है चलो खुश रहे, अब खुशी खुशी शुरू किया जाए। ठीक है, अब एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइड को थोड़ा आगे कर दो, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज वेरी 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 हैप्पी विषय। ठीक है, लिटिल बेटर नहीं, तुम्हारा जो है उस तरफ का भी इंटरनेट ठीक होना चाहिए ना। हाँ खुश है, ठीक है। रोहित, रोहित खुश हो, ठीक है। नवदीप भी खुश है, सौरभ भी खुश है, ठीक है। जसदीप भी खुश है, चलो अमन भी खुश है, सुधांशु भी खुश है, सारे लोग खुश है। तो सारे लोग खुश है तो खुशी खुशी शुरू किया जाए। तो अभी जो है हम जो सोच विचार कर रहे थे उसमें वापस आ जाओ। तो थोड़ा सा टाइम लैग हो सकता है क्योंकि इंटरनेट आपके तरफ से भी, जो उधर से इंटरनेट है उसके तरफ, आपके तरफ से भी इंटरनेट स्लो होगा तो थोड़ा सा टाइम लैग हो सकता है। ठीक है, जो कार्तिक जो बोल रहे हो, जो जिसको जिसको क्लियर नहीं आ रहा है अपना इंटरनेट चेक करो, अपना इंटरनेट को रिस्टार्ट करो। जिसको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है अपना इंटरनेट रिस्टार्ट करो। ठीक है, तो इसलिए जो है जितना जिसको जिसको दिक्कत है वो इंटरनेट से इंटरनेट अपना इंटरनेट क्लियर करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे तरफ से अपलोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ क्लियर। ठीक है, के जो बोल लो बैंक्स, KRB बैंक्स जो है, अमन ये भी खुश है, ये भी ठीक ही बोल रहा है, सही है। ठीक है, एवरीवन इज करेक्ट। तो इसमें जो है फालतू लोगों का बात नहीं सुनना है, अभी हमारा आगे बढ़ना है। तो चलो आप जो है हम क्वेश्चन शुरू करें। जो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन का बात चल रहा था कि IAS 2010, जो ये IAS 2010 है, स्लाइड नंबर 6 है। IAS 2010 है, स्लाइड नंबर 6 है। तो स्लाइड नंबर 6 है, फ्लैंक वीआर ऑकर्स ऑन। जो फ्लैंक वीआर है वो कहाँ पे होता है? क्या फ्लैंक वीआर रिलीफ फेस ऑफ द टूल? मतलब बिल्कुल फ्लैंक, मतलब फ्लैंक में होगा ना। फ्लैंक वीआर रेक सरफेस में जो घिसाई होता है उसका नाम क्या होता है? रेक सरफेस में घिसा होता है क्रैटर वीआर, बट फ्लैंक सरफेस में जो घिसा होता है उसका नाम क्या होता है? फ्लैंक वीआर। तो आपका रिलीफ फेस ऑफ द टूल ठीक है। रेक फेस बहुत गलत बात बता रहा हूँ, क्योंकि रेक फेस में जो होता है उसका नाम होता है क्रैटर वीआर। तो रेक फेस का जो घिसा है उसका नाम होता है क्रैटर वीआर, तो उसका गलत हो गया। तो बी। नोज ऑफ द टूल, नोज ऑफ द टूल में जो होता है वो भी, अगर आपका ये जो ये इस तरफ होगा, जिधर में नीचे की तरफ में होगा, तब जाकर उसका नाम होता है रिलीफ एंड कटिंग है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल। तो एवरीवन इज गिविंग ए, दैट इज वेरी वेरी हैप्पी। सूरज भी ए दे दिया, सुधांशु भी ए दे दिया, ठीक है, मृत्युंजय भी ए दिया है। एंड जो है श्री वैसे तुम क्या बोल रहे हो कि फ्लैंक वीआर, ठीक है। तो एवरीवन इज गिविंग ए, जो जगदीप भी ए दे रहा है, दीपक भी ए दे रहा है, ठीक है। अर्नब भी, अर्नब कर्मकार जो है वो भी ए दे रहा है, आशीष भी ए दे रहा है, भागीरथ, भागीरथ सिंस, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलती होगा तो माफ करना, ठीक है। अनिस भी सही दे रहा है, तो ए, दैट इज ओके। फाइनल, फाइनल, ए इज फाइनल, ए इज फाइनल, ए इज करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद थोड़ा सा तोप टाइप का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ध्यान रखें कि ये जो बोल रहा है कि फ्लैंक वीआर ऑकर्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपको ऑब्वियसली स्लाइड नंबर 7 में आएगा। दिस इज स्लाइड नंबर 7। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज स्लाइड नंबर 7। ये जो है IAS 2007 में आया था, फिर 2016 में भी आया था। तो IAS 2007 में भी आया था एंड 2016 में भी आया था। IAS 2007 में भी आया था, IAS 2016 में भी आया था, दोनों में आया था ना। आप इसको क्या बोल रहा है कि आपका फ्लैंक वीआर, मतलब फ्लैंक वीआर तो आपको फ्लैंक में होता है, बट साइड फ्लैंक में भी होता है, एंड फ्लैंक में भी होता है, क्यों नहीं होगा? जब फ्लैंक वीआर होता है तो फ्लैंक तो दोनों तरफ होता है ना। तो आप अगर टूल देखोगे, टूल का अगर ऐसे टूल का फेस देखोगे तो इस तरह से टूल का फेस होता है, इस तरह से। तो आपका ये जो साइड में होता है ये तो साइड फ्लैंक है, इसका वीआर भी तो आपका फ्लैंक वीआर है। ये जो आपका नोज वाला पार्ट है, नोज वाला पार्ट में अगर वीआर उठेगा तब भी तो आपका फ्लैंक वीआर है। ये जो आपका साइड वाला पार्ट है इसमें भी फ्लैंक वीआर होगा तब भी तो फ्लैंक वीआर है।
तो इसका मतलब क्या होगा, फ्लैंक वेयर जो होगा वो हर जगह में होगा। मतलब कौन सा होगा ना, आपका साइड फ्लैंक में भी होगा, एंड फ्लैंक में भी होगा, नोज वाला पार्ट में भी होगा, तब जगह होगा फ्लैंक वेयर। लेकिन क्रेटर वेयर हमेशा रेक सरफेस में होता है। तो कहाँ रेक सरफेस में, आप देखो ना, ये रेक सरफेस इधर से इधर से इधर से किसी भी रेक सरफेस में हो, कहाँ भी हो, रेक सरफेस तो ऊपर वाला पूरा सरफेस रेक सरफेस है, उसका कहीं भी हो, तब जगह उसका आप क्या बोलोगे ना, उसको बोलोगे दैट इज फ्लैंक वेयर। तो फ्लैंक जो दैट इज क्रेटर वेयर, क्रेटर वेयर रेक सरफेस में होता है, बट फ्लैंक वेयर जो आपका इसमें साइड फेस में भी हो सकता है, साइड फ्लैंक में, आपका इंड फ्लैंक में भी हो सकता है, नोज वाला पार्ट में भी हो सकता है, तो इतना सारे में हो सकता है। तो इसके हिसाब से जिसको विजिबल नहीं है अपना इंटरनेट चेक करे, ठीक है। जिसको ठीक से विजिबल नहीं हो रहा है अपना इंटरनेट चेक करे। मेरे तरफ से बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत का विषय नहीं है, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा सी। तो आंसर इज सी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नोज पार्ट में भी होता है, फ्रंट रिलीफ फेस में भी होता है, साइड रिलीफ फेस में भी होता है, कटिंग एज में, तो इसका होगा आंसर इज सी। तो IAS 2007 का आंसर होगा सी। नीरज भी बोल दिया सी, कार्तिक ने बोल दिया सी, सूरज भी सी बोल दिया, औलोक भी सी बोल दिया, ठीक है। जो सिद्धू है वो भी सी बोल दिया, ठीक है। आपका जो विशाल टैगी बोल लो, जिसको नॉट विजिबल अपना इंटरनेट चेक करो, जिसको नॉट विजिबल होगा इंटरनेट चेक करने का जरूरत है, ठीक है। शुभम सौरभ जो बोल रहा है ओबीसी है, अवनेश बोल रहा है ओबीसी है, ठीक है। जस गुप्ता बोल रहा है ओबीसी है, तो मतलब जो है ठीक है, दिस इज करेक्ट। साहिल भी बोल रहा है ओबीसी है, तो चलो ठीक है, सी है, करेक्ट हो गया। आप जाके यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है जो IAS 1994 में आया था, स्लाइड नंबर 8। तो आपका जो स्लाइड नंबर 8 है, पेज नंबर 31 में जो स्लाइड नंबर 8 आ रहा है, पेज नंबर 31 स्लाइड नंबर 8 जो आ रहा है उसका, पेज नंबर 31 स्लाइड नंबर 8, इसमें जो कहना है, क्वेश्चन एग्जामिनर का दिल का भावना समझो कि टूल वेयर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फ्लैंक वेयर रेदर देन क्रेटर वेयर। टूल वेयर है इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्लैंक वेयर रेदर देन क्रेटर वेयर। इसका जो बात बोल रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्लैंक वेयर जो होता है उस तरफ में वर्क पीस रहता है, वर्क पीस घिस जाएगा, वर्क पीस घिस जाएगा तो हो गया फिर कहानी खत्म। तो वर्क पीस अगर घिस जाएगा तो वो हो गया आपका कहानी खत्म। इसलिए वर्क पीस घिस सकता है, तो वर्क पीस घिस जाएगा, उसके चक्कर में वर्क पीस का डायमेंशन खराब होगा। इसलिए हम क्या करता है, इसलिए हम क्या करता है, ठीक है। अब क्लियर नहीं है, जिसको इंटरनेट में थोड़ा दिक्कत होगा उसका क्लियर नहीं होगा। मेरे तरफ से जो अपलोड हो रहा है दैट इज क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इंटरनेट को आप रिफ्रेश करो, चल जाएगा। तो आपको जो समझना है वो समझ में आएगा जो मैं लिखा हूं, पेज नंबर 31 स्लाइड नंबर 8। पेज नंबर 31 स्लाइड नंबर 8 आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है, और जो क्वेश्चन अवेलेबल है उसमें बोल रहा है बताओ फ्लैंक वेयर में क्यों होता है। पहले बात तो दिमाग में घुसाओ कि फ्लैंक वेयर को हम फ्लैंक वेयर से टूल का जो वेयर है उसको क्यों एक्सप्रेस करता है, क्रेटर वेयर से क्यों नहीं ना। क्रेटर वेयर रेक सरफेस में होता है, रेक सरफेस में छिल का जाता है, चिप। अगर चिप जाता है तो चिप जा रहा है, तो चिप जाने से क्या होगा, जो चिप जा रहा है, चिप जाने से क्या होगा, तो आपका जो है चिप जाने से क्या होगा ना, चिप अगर गलत भी बन गया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चिप है, चिप अगर थोड़ा बहुत गलत भी बन गया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर चिप अगर वर्क पीस गलत बन गया, वर्क पीस का डायमेंशन गलत बन गया, तो पूरा वर्क पीस ही गया ना। इसके चक्कर में क्या लोगों ने फ्लैंक वेयर के ऊपर बेस करके सारा टूल लैब बना रखा है। इसलिए जो बोल रहा है कि फ्लैंक वेयर के ऊपर बेस करके, ठीक है, फ्लैंक वेयर के ऊपर बेस करके करने बोला है, इसलिए फ्लैंक वेयर के ऊपर बेस करके बात करना पड़ेगा, ठीक है। जिसको पास क्वेश्चन नहीं है, मैंने सारे को क्वेश्चन सेट भेजा था, ठीक है, वो क्वेश्चन सेट डाउनलोड करो पहले। नेक्स्ट बोल रहा है मेजरमेंट ऑफ फ्लैंक वेयर इज सिंपल एंड मोर एक्यूरेट। बोलता हाँ, मेजरमेंट ऑफ फ्लैंक वेयर सिंपल भी है, एक्यूरेट भी है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसका जो नहीं सॉरी बोला उल्टा हो गया, फ्लैंक वेयर इज सिंपल तक ठीक है, बट जो मोर एक्यूरेट बोला है, एक्यूरेसी कौन बता सकता है। एक्यूरेसी आपका फ्लैंक वेयर मेजरमेंट का एक्यूरेसी से, इसका एक्यूरेसी से हमें कोई मतलब नहीं है। सिंपल है, बात सही है, क्योंकि फ्लैंक वेयर बाहर रहता है तो मेजर करना आसान है। सिंपल है, ये बात सही है कि फ्लैंक वेयर बाहर रहता है तो उसको मेजर करना हमारे लिए आसान होता है, मेजर करना हमारे लिए आसान होता है। बट मोर एक्यूरेट बोल रहा है, तो इसका मोर एक्यूरेट जो है हम बता नहीं सकते, मोर एक्यूरेट होगा कि नहीं होगा हम बता नहीं सकते। बट फ्लैंक वेयर मेजर करना सिंपल है, फ्लैंक वेयर मेजर करना सिंपल है, इसलिए हम बोलेंगे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स।
ये फॉल्स मतलब से वो जो एक्यूरेसी ज़्यादा बोल रहा है उसके चक्कर में हम बोल रहा है कि बाहर रहता है। तो बाहर रहता है मतलब क्या होगा ना, बाहर रहता है मतलब हम उसको आसान से मेल कर सकते हैं, ईजी। बट एक्यूरेसी ज़्यादा होगा नहीं होगा वो हम कैसे बता सकते हैं। तो इसलिए आपका जो सिंपल बोला दिस इज करेक्ट, सिंपल है तो करेक्ट है, बट उसके साथ जो मोर एक्यूरेट दे दिया उसके चक्कर में हमें इसको गलत करना पड़ रहा है। तो इसके चक्कर में आपका रीजन हो गया रॉन्ग और असर्शन हो गया करेक्ट। बट मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन हो गया उससे खुश होने का जरूरत नहीं है। आप दिमाग में घुसा है क्यों ना, फ्लैंक्वियर अगर होगा तो उससे आपका टूल जो वर्क पीस बन रहा है उसका डायमेंशन खराब हो जाएगा। फ्लैंक्वियर होने से आपका वर्क पीस का जो डायमेंशन है वो खराब हो जाएगा, और अगर वर्क पीस का डायमेंशन खराब हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो गलत बन जाएगा ना। इसलिए तो फ्लो प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो गलत बन जाएगा। तो उसके चक्कर में हमें जो है फ्लैंक्वियर के हिसाब से ही सारी चीज करना पड़ता है। तो आपका सारे अभी जो 2-4 क्वेश्चन है यहाँ पे आप खुद भी कर सकते हो। अभी हम एक टॉप क्वेश्चन का बात करेंगे, गेट 2008 PI। तो हमारा जो पेज नंबर है, अभी पेज नंबर हो गया आपका दैट इज 32। अभी पेज नंबर आ गया दैट इज 32, और जो स्लाइड नंबर है दैट इज 16। पेज नंबर हो गया 32 एंड स्लाइड नंबर और एक पेन और एक ऐसे ब्लैक। तो पेज नंबर हो गया आपका 32, स्लाइड नंबर हो गया दैट इज 16। जो स्लाइड नंबर हो गया दैट इज 16, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का क्या बोल रहा है कि आपका जो फ्लैंक्वियर होता है वो कैसा होता है ना। फ्लैंक्वियर पहले प्राइमरी बहुत रैपिड होता है, सेकेंडरी आपका स्लो होता है, एंड टर्शियरी जो है बहुत ही रैपिड होता है। प्राइमरी आपका रैपिड होता है, सेकेंडरी आपका स्लो होता है, टर्शियरी आपका रैपिड होता है। तो मतलब क्या होगा, जो प्राइमरी वेयर होता है आपका स्लो रैपिड होता है, सेकेंडरी स्लो होता है, एंड टर्शियरी जो है फिर आपका स्लो होता है, टर्शियरी आपका रैपिड होता है। तो इसके हिसाब से आपका जो क्वेश्चन में जो बताया गया डेटा, तो इस टाइप का बात बोल रहा है, इस टाइप का बात बोल रहा है। पहले जो है ऐसे बढ़ता रहा, फिर आपका स्ट्रेट लाइन चलता गया, फिर बढ़ता रहा। तो ये जो पॉइंट है अगर हम देखें इसको हम अगर एक्स एक्सिस मान ले, इसको वाई एक्सिस मान ले, जबकि इसमें एक्स एक्सिस में जो प्लॉट किया गया दैट इज टाइम, और वाई एक्सिस में जो प्लॉट किया गया दैट इज फ्लैंक्वियर। तो एक्स एक्सिस में प्लॉट किया गया टाइम, एक्स एक्सिस में प्लॉट किया गया टाइम, वाई एक्सिस में प्लॉट किया गया फ्लैंक्वियर। एक्स एक्सिस में प्लॉट किया गया टाइम, वाई एक्सिस में प्लॉट किया गया फ्लैंक्वियर। तो ये जो पॉइंट है इसको अगर हमने x1 y1 बोले, ये जो पॉइंट है इसको अगर हमने x1 y1 बोले, ये जो पॉइंट है इसको x1 y1 बोले, इस पॉइंट को अगर x1 y1 बोले तो क्या होगा ना, x1 बोले कि ये जो पॉइंट है इधर में आपका 10 दिख रहा है, और ये जो पॉइंट है 0.8 दिख रहा है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 10, 0.8। तो ये जो पॉइंट है दिस इज x2, y2। तो x2 का वैल्यू कितना है ना, ये आपका 60 आ रहा है, तो इधर में आपका 60 दे रहा है, इधर में 2.0। तो इस तरफ में 60 आ रहा है, इधर में 2.0। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, आप बचपन से जानते हो। दुनिया में अगर x1 y अननोन है, x2 y2 अननोन है, तो लाइन का इक्वेशन का व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1। बहुत बचपन का फॉर्मूला है, थोड़ा सा याद किया जाए। दुनिया में अगर x1 y1 x2 y2 नोन होता है तो आपका लाइन का इक्वेशन क्या आएगा ना, लाइन का इक्वेशन आएगा y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1। तो y माइनस y1 बाई y2 माइनस 1 इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1। ऐसे ही तो होता है। आप बताओ ये जो y है वो आपको नोन नहीं है, बट y1 कितना है ना, y1 का वैल्यू है 0.8। ये आपका y2 का वैल्यू कितना है ना, आपका 2.0। y1 का वैल्यू कितना है 0.8 इक्वल टू x माइनस x1 का वैल्यू 10 है, और इसका वैल्यू आपका 60 है माइनस 10 है। ये आपका इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इस इक्वेशन के अंदर कोई भी पॉइंट पुट करोगे तो उसका नाम होगा लीनियर इंटरपोलेशन। अमन सही बोल रहे हो, इसका नाम क्या होता है, लीनियर इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो एग्जामिनर बोला कि अगर हमारा ये जो y है इसका वैल्यू 1.8 होता है, बताओ इसका वैल्यू क्या होगा ना, इसका वैल्यू टाइम t होगा। वो तो हमने टाइम प्लॉट किया था उस तरफ में। तब ये जो डायरेक्ट अगर इसको यूज करोगे फॉर्मूला, उसका नाम होगा लीनियर इंटरपोलेशन फॉर्मूला। एवरीवन इज करेक्ट,
सी बी बोल दिया, वो भी करेक्ट है। कार्तिक 51 भी करेक्ट है। आदिल जो बोल रहा है करेक्ट है। शुभम भी करेक्ट है। शुभम जो बी बोल रहा है, संदीप भी करेक्ट है, नीरज भी करेक्ट है। एवरीवन इज करेक्ट, आंसर इज बी। तो ये कहानी हमारा खत्म हुआ। इसका लीनियर इंटरपोलेशन का जुगाड़ फॉर्मूला, ये मंडल का जुगाड़ है कि लीनियर इंटरपोलेशन जो फॉर्मूला है उसको हम यूज नहीं किया, बट लीनियर इंटरपोलेशन हमने बना लिया इस जुगाड़ से एंड उसका क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इसका आंसर होगा 51.56 एंड आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। तो यू आर करेक्ट, एवरीवन इज करेक्ट। आप चले थोड़ा सा टॉप एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसे जो क्रेटारुअर होता है इस प्रीडोमिनेंट इन, आप जो है पेज नंबर 33 एंड स्लाइड नंबर 23। पेज नंबर 33 स्लाइड नंबर 23, पेज नंबर 33 स्लाइड नंबर 23, IES 1995। पेज नंबर 33 स्लाइड नंबर जो है 23, पेज नंबर 33 स्लाइड नंबर 23 एंड IES 1995 क्वेश्चन मिला। पहले वो देख लो क्वेश्चन, पहले वो देख लो क्वेश्चन, ठीक है। क्रेटारुअर इज प्रीडोमिनेंट इन, क्रेटारुअर इज प्रीडोमिनेंट इन। तो आपका जो पेज नंबर बोला हूं दैट इज 33 एंड स्लाइड नंबर जो बोला हूं दैट इज 23, ठीक है। पहले क्वेश्चन लेके आओ, उसमें जो है जो टंग बोल लो बी आंसर इज करेक्ट। पीयूष जो बोला करेक्ट है, नीतीश भी करेक्ट है, ठीक है। आप जो है जो खुश कृष्णा, ठीक है, चलो हाय, खुश रहो। अब जो है आपका जो आंसर है वो सारे लोग जो बी बोल रहे हो, सी बोल रहे, ऐसे भी नहीं, उसका आंसर बी। बट क्यों है, पहला बात है क्यों है ना। कार्बन स्टील टूल, जो कार्बन स्टील टूल है वो आपका ए जो ऑप्शन है वो 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक चल सकता है, 250। जो आपका कार्बन स्टील टूल है वो 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक चल सकता है। बट जो टंगस्टन कार्बाइड है जो ऑप्शन बी बोला है वो कितना तक चल सकता है, 900 डिग्री सेल्सियस तक चल सकता है। जो आपका 3 नंबर में हाई स्पीड स्टील है वो आपका 600 डिग्री सेल्सियस तक चल सकता है। जो आपका डी ऑप्शन है वो आपका सिनिक है, वो 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक चल सकता है। तो आपके सामने 4 डेटा प्रेजेंट है और आपको पता है जो क्रेटारुअर है होता किस चीज से ना, क्रेटारुअर होता है टेम्परेचर से, होता है डिफ्यूजन से। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है ना, आपका जो 1300 डिग्री सेल्सियस है। तो 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सिरेमिक टूल चलता है, ठीक है, सिरेमिक टूल चलता है। बट सिरेमिक टूल जो है वो मेटल नहीं है, उसका डिफ्यूजन ही नहीं होता है। आप प्रॉब्लम समझो, डिफ्यूजन इज वेरी 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 लेस। इस सिरेमिक टूल का जो डिफ्यूजन है दैट इज वेरी वेरी लेस। सिरेमिक टूल का जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन इज वेरी वेरी लेस। तो सिरेमिक टूल में डिफ्यूजन होता ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे जीरो है, डिफ्यूजन एकदम टेंड्स टू जीरो। उसके चक्कर में आपका 1300 जाके भी कोई फायदा नहीं हुआ। 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गया था, लेकिन टेम्परेचर से ही होता है फ्लाइंग वेयर, टेम्परेचर से ही होता है क्रेटारुअर, डिफ्यूजन से होता है क्रेटारुअर। तो आपको पहले बात समझे, क्रेटारुअर क्यों होता है ना, क्रेटारुअर होता है डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन क्यों होता है, डिफ्यूजन होता है टेम्परेचर से। अब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका है ना, टेम्परेचर सबसे ज्यादा सिरेमिक का है, लेकिन डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है ना, वो मेटल नहीं है, उसके चक्कर में वो आंसर गया। तो उसके बाद नेक्स्ट टेम्परेचर किसका है, 900 डिग्री सेल्सियस का है। तो टंगस्टन कार्बाइड जो है उसमें कहां से हो रहा है डिफ्यूजन ना, टंगस्टन कार्बाइड का जो इंसर्ट मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है उसमें 5 से 12% कोबाल्ट मिलाया जाता है एंड उसके बाद लिक्विड फेज सिंटरिंग, लिक्विड फेज सिंटरिंग एक नाम भी याद रखे, पाउडर मेटलर्जी का एक तगड़ा टर्म है, लिक्विड फेज सिंटरिंग करके उसको बनाया जाता है कोबाल्ट मिला के, 5 से 12% कोबाल्ट उसमें मिलाया जाता है। उसके चक्कर में 5 से 12% कोबाल्ट मिलाया जाता है, ठीक है, 5 से 12% कोबाल्ट मिलाया जाता है, उसके चक्कर में जो है एकदम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इसका मतलब क्या होगा ना, ये 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी है और उसमें मेटल भी है, लिक्विड फेज सिंटरिंग, जो शिवम बोल लो लिक्विड सिंटरिंग है, उसका नाम है लिक्विड फेज
सिंटरिंग, ठीक है, लिक्विड फेज सिंटरिंग, कोबाल्ट मिलाता है 5 से 12% लिक्विड फेज सिंटरिंग। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा, दिस आंसर, इसका जो आंसर होगा दैट इज बी फॉर बॉम्बे। तो ठीक है, सारे लोग खुश है, बी फॉर बॉम्बे आंसर क्लियर हुआ। क्योंकि जो दिख रहा है 1300 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर दिख रहा है वो 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसका है ना, 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो दिख रहा है वो आपका सिरेमिक है। होते हुए भी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ना, आपका जो है लिक्विड फेज सिंटरिंग करके ये आपका टंगस्टन कार्बाइड का इंसर्ट बनता है, और टंगस्टन कार्बाइड इंसर्ट जब बनता है उसके टाइम में किया जाएगा। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दैट इज बी फॉर बॉम्बे। गौतम ढंग से क्वेश्चन आंसर सुनो, आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। तो आपका राहुल सही बॉम्बे, शोभित भी सही बोल रहा है, जस्टिन भी सही बोल रहा है, ऋषभ भी सही बोल रहा है, ठीक है। जो मैकेनिकल इंजीनियर, तुम्हारा नाम ही मैकेनिकल इंजीनियर रख लिया, बहुत खुशी बात है, खुश रहे, ठीक है। तो ये आपका कहानी विषय का ये हो गया, खत्म हो गया इसका कहानी। हम सीधा अभी चलते हैं दूसरा कहानी में, जो हमारा होता है टूल लाइफ, ठीक है। सीधा हम क्वेश्चन पढ़ेंगे टूल लाइफ का। तो टूल लाइफ, तो सबसे पहले आपको पेज नंबर जो अभी खोलो दैट इज 34। पेज नंबर कितना मिला, 34। और ये जो स्लाइड नंबर है, इसका जो क्वेश्चन है, जो स्लाइड नंबर है 36। और ये IAS 1992 में आया था। पहले क्वेश्चन पढ़े कि टूल लाइफ इज जनरली स्पेसिफाइड बाय, टूल लाइफ इज जनरली स्पेसिफाइड बाय, ठीक है। टूल लाइफ इज जनरली, पीयूष सही बोल रहा हो डी, बट पहले हमें मतलब समझना है कि क्यों ना। देखो, टूल लाइफ को स्पेसिफाई करने के लिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं, मोस्ट वाइडली हम क्या यूज करता है ना, एक्चुअल कटिंग टाइम टू फेल्योर। अब एक्चुअल कटिंग टाइम टू फेल्योर फॉर जो है वो हम यूज कर सकता है, बट कब यूज कर सकता है, एक्चुअल कटिंग टाइम टू फेल्योर हम कब यूज कर सकता है, एक्चुअल कटिंग टाइम टू फेल्योर जो है वो हम कब, कौन सा टाइम में इस्तेमाल कर सकता है ना, ज्यादातर जो है जहां पे हमारे पास एनसी सीएनसी मशीन है, जहां पे एक्चुअल कटिंग टाइम मिलना हमारे लिए बेहद आसान होता है। तो एक्चुअल कटिंग टाइम मिलना अगर हमारे लिए बेहद आसान होता है, एक्चुअल कटिंग टाइम मिलना अगर हमारे लिए बेहद आसान होता है, बेहद इजी होता है, वेरी इजी होता है, एक्चुअल कटिंग टाइम मिलना अगर वेरी इजी होता है, तो एट दैट टाइम हम उसको यूज करें। लेकिन क्या एक्चुअल कटिंग टाइम नहीं मिला, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे ना। जनरली कन्वेंशनल जो लेद मशीन होता है उसमें जाके देखो वो लोग नंबर ऑफ पार्ट प्रोड्यूस से जुगाड़ बना रखा है। क्यों नंबर ऑफ पार्ट प्रोड्यूस से ना, ये लोगों के लिए पता है कि एक टूल हमने लगाया, एक टूल हमने जैसे इसको इंस्टॉल किया, उसके बाद हमारा 10 प्रोडक्ट बनेगा, 11 प्रोडक्ट बनेगा। जब 10 प्रोडक्ट बनेगा, 11 प्रोडक्ट बनेगा, तो उसके बाद टूल चेंज कर देंगे। और टूल ठीक से घिसा होने से पहले चेंज हो गया हमारा, तो टूल लैब के पहले टूल हमने चेंज कर दिया। तो इसके चक्कर में क्या होता है कि आप बहुत सारे और मेथड से भी कर सकते हो। तो क्या क्या मेथड था हमारे लिए, एक एक करके बताओ क्या क्या मेथड था। पहला था एक्चुअल कटिंग टाइम टू फेलियर, वो था वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव से भी हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ मेटल। सुरेश चौहान क्वेश्चन नंबर ढूंढो, पेज नंबर 34 स्लाइड नंबर 36 IAS 1992, ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। नंबर ऑफ पार्ट प्रोड्यूस से भी होता है, एंड कटिंग स्पीड फॉर ए गिवन टाइम से भी होता है, एंड लेंथ ऑफ वर्क मशीन से भी होता है। तो इसके हिसाब से आपका जो है इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मतलब होगा आंसर इज डी फॉर दिल्ली। तब से शिवम बोल रहे हो डी फॉर दिल्ली, बहुत खुशी की बात है, ठीक है। जो बाकी जो जितना भी जो बंदा बता रहा हो वो भी सारे डी फॉर दिल्ली है, सही बता रहा हो, ठीक है। ऑस्टिन भी बोल रहे हो, ठीक है, डी फॉर दिल्ली। नितेश भी बोल रहा है, जस्टिन भी बोल रहा है डी फॉर दिल्ली, ठीक है। आप जो संतोष है वो भी बोल दिया, चलो एवरीवन इज डी फॉर दिल्ली, तो वी आर हैप्पी। तो हमारा जो आंसर हो गया डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये तो सिर्फ डेटा का क्वेश्चन है, इसका हमें बताने का जरूरत नहीं है, नंबर डेटा से रट के हो जाएगा। सबसे पहले हम एक टॉप क्वेश्चन का बात करेंगे, ठीक है। गेट 2009 PI, पेज नंबर 35।
स्लाइड नंबर 45। गेट 2009 PI क्वेश्चन मिला। तो आपका जो है ऑर्थोगोनल मशीनिंग जो बोला जा रहा है, इन एन ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन द टूल लाइफ ऑब्टेन इज 10 मिनट एंड कटिंग स्पीड 100 मीटर पर मिनट एंड व्हाइल 75 मीटर पर मिनट कटिंग स्पीड, टूल लाइफ इज 30 मिनट। ठीक है, टूल लाइफ इज 30 मिनट। वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। देखो जो आंसर अभी बना दिया शिवम, बहुत खुशी की बात है, बट पहले ध्यान रखें कि करना क्या है। ये जुगाड़ पहले समझे करना क्या है ना। सबसे पहला एंड सबसे फॉरमोस्ट जो हमारा काम है कि अगर ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे हमने देखा V1 T1 V2 T2, देख लिया हमने कि क्वेश्चन में V1 T1 V2 T2 गिवन है। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे क्वेश्चन में मेटल कटिंग का टूल लैब का क्वेश्चन है और कुछ भी गिवन हो, अगर क्वेश्चन में हमें V1 T1 V2 T2 मिल गया तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे टेलर्स इक्वेशन में V1 T1 टू द पावर n इक्वल टू V2 T2 टू द पावर n कर दिया जाए, तो वहां से आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। और अगर n का वैल्यू आप पुट कर दोगे तब जाके उसमें c का वैल्यू भी मिल जाएगा। जैसे आपने n का वैल्यू पुट कर दोगे तो जाके आपका c का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो V1 T1 टू द पावर n इक्वल टू V2 T2 टू द पावर n है, इसलिए आपका क्या होगा जुगाड़। तो आपका जहां भी मिले, नॉट ओनली इन दिस क्वेश्चन, जहां भी, लेकिन डेटा थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि इसमें जो V1 है उसका वैल्यू, जो वेलोसिटी था 100 इंटू जो टूल लैब था वो आपका उस टाइम में टूल लैब कितना था 10 टू द पावर n इक्वल टू ये आ रहा है 75 इंटू 30 टू द पावर n। तो V1 T1 टू द पावर n इक्वल टू V2 टू द पावर n जैसे पुट किया तो आपने देखा कि टू दी पावर जो n है उसका हम एक तरफ लेके जा सकता है। तो आपका जो 30 टू दी पावर n है और 10 टू दी पावर n है, इसको हम इसके नीचे लेके जाएंगे तो 30/10 टू दी पावर n हो जाएगा। इधर से कितना मिला 100/75, तो 100/75। अगर इसको इसके नीचे ले जाएंगे, इसको इसके नीचे लाना पड़ेगा ना, तो आपका ऐसा बन जाएगा। तो आपका 3 टू दी पावर n इक्वल टू 4/3 हो गया, 25 से काट दिया। अब जाके उसको लॉग ले लिया जाए, ln लॉग लेंगे तो लॉग बेस e मतलब ln, तब जाके आ जाएगा n इंटू ln 3 इक्वल टू ln 4/3। तो आपका n का वैल्यू हो जाएगा ln 4/3 डिवाइडेड बाई ln 3, दैट इज 0.262। तो आंसर आ जाएगा 0.262। तो जो जितना भी जो बात बता रहे हो सारे लोगों ने बता दिया 0.262। बहुत खुशी की बात है, देख के खुश हुआ, सारे लोग अभी अच्छा से कर रहा है। ठीक है, जो नहीं अभिषेक अभी किया, ऋषभ भी किया, रोहित भी किया। ठीक है, रोहित भी किया, तो ऋषभ भी किया, शोभित भी किया। इतना जल्दी भाग रहा है, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ सारे नाम। चलो ठीक है, सीबी भी किया है, जसदीप भी किया है। चलो एवरीवन इज हैप्पी, तो एक जुगाड़ हो गया। ठीक है, तो गेट 2001 ये जो पूछते जा रहे हो, गेट 2021 का डेट पोस्टपोन होगा कि नहीं, ऐसे अभी से अगर हम बता दें वो बहुत गलत बात है। और ये बात भी ध्यान रखिए, गेट 2021 बहुत दूर है, इसलिए वो पोस्टपोन होने का चांसेस जनरली नहीं है। तो अभी पहले तो कोरोना वायरस का प्रॉब्लम खत्म हो, प्रॉब्लम खत्म होने के बाद सोचा जा सकता है। अगर 10 दिन में 15 दिन में प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, ठीक है, 10 दिन में 15 दिन में, तो जाके आपका वो सब कोई पीछे नहीं होगा एग्जाम। कान खोल के सुन लो, जो गेट का एग्जाम है वो बहुत दूर है। जैसे आईएएस का एग्जाम है अभी आ रहा है, तो उसमें चेंजेस हो सकता है, लेकिन कोरोना कब तक चलेगा वो कौन बता सकता है। तो जिस हिसाब से मैंने आपको सबको बताया था एक बहुत सारे जुगाड़ इससे पहला वीडियो में, कि कोरोना वायरस से आपको दुख दर्द का विषय नहीं है, बट सावधान रहना बहुत जरूरी है। पहले अपना खुद का इम्यूनिटी को बढ़ाओ, इम्यूनिटी पावर को खुद का बढ़ाओ, जम के बढ़ाओ खुद का इम्यूनिटी पावर को। कैसे बढ़ाओ ना, उसके लिए एकदम खुश रहे, एकदम दिल खुश रहे, एकदम ऐसा दिल खुश रहे कि पता नहीं दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे सोचिए। और दूसरा होता है कि आपको बोला था बहुत खुशी खुशी, ठीक है, बहुत खुशी खुशी जो है आपको रहना है, पूरा एकदम जो है हंसते खिलते रहना है, जिससे आपका इम्यूनिटी पावर और बढ़ते रहे। ठीक है, अभी इस टाइम में दुखी नहीं रहना है। ठीक है, इस टाइम में दुखी नहीं रहना है।
तो इस टाइम अगर दुखी रहेंगे तो आपका जो है जो इम्यूनिटी पावर है डाउन होगा, तो कोई भी वायरस पकड़ सकता है। इसलिए क्या होता है कि आपको जो है एकदम खुश होकर रहना है। और मैं ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिए, अभी तक मेरा कोई भी स्टूडेंट कोरोना से अफेक्टेड नहीं है, ठीक है। एकदम एकदम मेरे पास एकदम पूरा 100% डेटा करेक्ट है, और किसी को आज तक फिर कोरोना नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? ना बंदा खुश रहेंगे, उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा, कौन पकड़ लेगा उसको? बंदा अगर खुश रहता है, उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा, तो कोरोना तो क्या कोई भी ना नहीं पकड़ेगा। बट ये नहीं है कि हम जो खुश है इसके लिए हम जाके घूमता रहे, जिसका कोरोना है उसके पास चला जाए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। उसके लिए प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। आपको पहले ही हमने जुगाड़ बताया था, ठीक है। आपके पास अगर जो सैनिटाइजर है उसको जब तक हमने वीडियो बना पाया तब तक इधर में सब बंद हो गया। तो इसके लिए क्या है, एटलीस्ट आप जो है घर में हाथ धोते रहो, बार बार हाथ धोते रहो। गर्लफ्रेंड जो है उससे बात करते रहो, ठीक है। बट दुखी नहीं रहना है कि हम मिल नहीं पा रहे थे इसलिए दुखी है। जब मिलेंगे तब खुश हो जाना, बट अभी जब तक मिला नहीं तब तक खुश रहना, तब तक जो है बात करते रहे। बट ऐसे दुखी रहने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जितना भी बंदा है, जिसको भी मैं बता रहा हूँ कि ये बात ध्यान रखे, आप अपना ये सब ना सोचे बाद में एग्जाम पोस्टपोन होगा, बाद में हमारा एक पोस्टपोन होगा कि कौन सा एग्जाम पोस्टपोन होगा, कौन सा क्या होगा, ये सब सोचने से जो है दिक्कत होगा। अभी वो सब आपको सोचने का टाइम नहीं है। आपके पास टाइम मिला तो जम के प्रैक्टिस करें। जम के प्रैक्टिस करने के लिए जो जुगाड़ बता रहा हूँ, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन इसमें, जैसे हमने जो जिस सीक्वेंस में जा रहा है, कि अगर मैंने उस क्वेश्चन आपको करना चाहते हो तो आप बताइए, मैं करा दूंगा, ठीक है। मैं जो सिलेक्ट कर करके क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आपको भी कोई क्वेरी है तो आप हम मुझे बताइए, मैं उसमें तुरंत कर दूंगा। तो इसलिए क्या होता है, सीक्वेंस में क्वेश्चन चलता रहेगा, उस सीक्वेंस में आप बताइए कि ये क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैं करा दूंगा। तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, कोई टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। क्योंकि दुनिया में जो है आप टेंशन लेके कुछ नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखें। टेंशन जितना लेंगे वो अपना नुकसान होता है, इसलिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जो होगा होगा, देखा जाएगा। अब कोरोना आया है तो क्या करे, अब कोरोना वायरस आ गया तो क्या करे, उसका क्या कर ले ना, उसके लिए हम सतर्क रहे। क्या सतर्क रहे ना, सतर्क रहने के लिए जो सामान आपके घर में आ रहा है, पहले तो हम बाहर नहीं निकलेंगे। और जो भी दुनिया का सामान हमारे घर आ रहा है, सबसे पहले आपको समझना है कि उसमें कोरोना है। तो क्या करें ना, उसको धुलाए ढंग से, अपना हाथ पैर जो जो धो सकता है धो ले। और अगर ऐसे धो लेंगे तो सब कोरोना वायरस आएगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो उसके चक्कर में और नहीं आएगा। तो इसलिए जो है बहुत खुशी का बात है कि जितना भी कोरोना जिसको भी अफेक्ट किया है कोई बात नहीं, बट हम मेरा जो स्टूडेंट है एक भी किसी को कोरोना में अफेक्ट नहीं किया, और मैं चाहता हूं किसी को कोरोना में अफेक्ट ना करे। इसलिए मैं बार बार ये जुगाड़ बता रहा हूं कि आप खुश रहे, हंसते खिलते रहे, और सेफ प्रैक्टिस जो है करे, ठीक है। सेफ प्रैक्टिस में क्लीनलीनेस इज द सेफ प्रैक्टिस। सबसे पहले क्लीनलीनेस, और जो कुछ भी सामान आपके घर में आ रहा है सबसे पहले उसको धुलाए, ठीक है। जम के धुलाए, पहले जम के धुलाए, उसके बाद घर में घुसाए। तो जैसे ही आप सेफ प्रैक्टिस करोगे आपको कोई नहीं पकड़ेगा, ठीक है। सैनिटाइजर कहाँ से मिलेगा? दुकान सारे बंद हो गया, ठीक है। सैनिटाइजर तो मिलेगा ही नहीं। सैनिटाइजर का जो जुगाड़ बनाने के इंग्रेडिएंट ढूंढने बोला था वो भी नहीं मिल रहा है। अब कहाँ से मिलेगा? सारा दुकान बंद हो गया, इसलिए जो है वो होगा नहीं। तो हाथ धोते रहो ना, जुगाड़ तो वो भी बोला था, हाथ धोते रहो, घर में नॉर्मल साबुन से हाथ धोते रहो, बार बार हाथ धोते रहो, क्या तकलीफ है? तो इसकी जो चीज़ है वो, मतलब जो चीज़ मिला नहीं उसके लिए हम दुखी नहीं हो सकते, जो मिला हम उसका जुगाड़ बनाएंगे, ठीक है। हमें जुगाड़ बनाना है। ये नहीं कि जाके हमने दुखी होते रहे कि चलो सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है, आपने बोला था अल्कोहल से करो, अल्कोहल भी नहीं मिल रहा है। अरे नहीं मिल रहा है तो क्या करे? अभी जब नहीं मिल रहा है, सारे दुकान बंद हो गया, तो कोई बात नहीं, अब हम हाथ साबुन से धोएंगे, सारे सामान धोएंगे, क्या दिक्कत है? बट एकदम टेंशन फ्री होके बेफिक्र होके रहे, ठीक है। जितना भी बंदा हो, पेज नंबर 31 स्लाइड नंबर 36। तो चलो शुभम ने बोला है पेज नंबर 31 स्लाइड नंबर 36, एक क्वेश्चन देख लिया जाए। पेज नंबर 31, थोड़ा सा बैक में जाओ, पेज नंबर 31 स्लाइड नंबर कितना बोला? 36। में 36 कहाँ से आ रहा है? 36 पेज नंबर 31 स्लाइड 6। ओके, पेज नंबर 31 स्लाइड 6, ठीक है। अब क्वेश्चन सोल्व शुरू किया जाए। जो भी जिसका डाउट है, जिस तरह से हम कर रहे हैं, इसका सीक्वेंस में जो जा रहा है इसमें भी बताए, और इसके पहले भी हम जो छोड़ के आए हैं उसमें भी आपने पढ़ाई में कोई भी दिक्कत हुआ वो क्वेश्चन हमें बताए, हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे, ठीक है। जिसको क्लियर नहीं हो रहा है आप अपना इंटरनेट चेक करो, जिसको वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है अपना इंटरनेट चेक करो, ठीक है। पेज नंबर हमारा 31 स्लाइड नंबर है 6, ठीक है। ये देखो पेज नंबर 31 है, स्लाइड नंबर है 6, वो 36 में बाद में आ रहा हूं।
तो इसमें होता है फ्लैंक्वियर ओकारसिन, जो पेज नंबर 31 एंड स्लाइड नंबर 6 में हमें मिला। पेज नंबर 31 स्लाइड नंबर 6 में जो हमें मिला उसमें जो है कि दैट इज फ्लैंक्वियर ओकारसन। तो फ्लैंक्वियर कहाँ पे होता है? जो फ्लैंक्वियर होता है, जो फ्लैंक्वियर होता है, जिसको अभी ये नहीं दिख रहा है, आप एक बार ऑन आप जो ये हो जाओ एक बार जो है आप इसको बाहर हो जाओ। बाहर होने के बाद सारे मोबाइल को रिस्टार्ट स्टार्ट करके दोबारा स्टार्ट करो, इंटरनेट को दोबारा स्टार्ट करो, मोबाइल को एक बार फ्लाइट मोड पर डाल दो, फिर फ्लाइट मोड हटा दो, तब जाके फिर क्लियर हो जाएगा। जिसको भी देखने में क्लैरिटी में दिक्कत आता है, आप मोबाइल को एक बार फ्लाइट मोड में डाल दो, फ्लाइट मोड में डालने के बाद दोबारा लॉग इन करो, तब जाके दिख जाएगा। ठीक है, वो इंटरनेट का जो है स्लो के कारण हो रहा है, बटे चेंज करो, इंटरनेट का स्लो के कारण हो रहा है। तो इंटरनेट अगर स्लो होगा तो आप जो देखो पेज नंबर 36 स्लाइड 51, ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, पेज नंबर 36 स्लाइड 51 ए। तो पहला का तो बात हो गया कि आपका जो फ्लैंक्वियर होता है, फ्लैंक्वियर 3 जगह में होता है। एक तो साइड रिलीफ फेज में होता है, इसका बात कर रहा हूं मैं, इसका इस स्लाइड 6 का। तो स्लाइड 6 का जो है उसमें क्या बात हुआ था कि आपका फ्लैंक्वियर जो है साइड फ्लैंक में होता है, नोज वाला पार्ट में होता है, इन फ्लैंक में भी होता है। साइड फ्लैंक में होता है, नोज वाला पार्ट में होता है, इन वाला फ्लैंक में होता है, ये आपका फ्लैंक्वियर होता है। ये बात हुआ था ना। अब दूसरा वाला जो बात हो रहा है कि पेज नंबर 36 में स्लाइड बोल रहा है 51। चलो ये दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, ये क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, पेज नंबर पहुंच गया हमने 32, 34, 36। वेरी गुड, पेज नंबर पहुंच गया हमने 36 एंड स्लाइड नंबर जो है 51। हाँ ठीक है, ये बोलता है कि अंडर सर्टेन, गेट 2015 का क्वेश्चन है ना, गेट 2015 का क्वेश्चन है। इसमें बैठ बैठ के लिखो ना, नीचे उसको लिखो। ठीक है, पेज 31 स्लाइड 2। अच्छा चलो पेज 31 स्लाइड 2, P30:2। हाँ ठीक है, P31:2। ठीक है, चलो अभी पहले मैं इसका क्लियर करूं, उसके बाद बात करेंगे। पेज नंबर 36 स्लाइड नंबर 51, इसका पहले बात किया जाए। ठीक है, तो इसका तक पहुंच गया। तो पेज नंबर 51 देखो, ये जो बोलता है अंडर सर्टेन कटिंग कंडीशन डबलिंग द कटिंग स्पीड रिड्यूस द टू लेफ्ट टू 1/16 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। आप एकदम कान खोल के सुन लो, ये डबलिंग हाबलिंग जो लिंग बोले, आपका V1 T1 टू द पावर n इक्वल टू V2 टू द पावर n वही वाला कंडीशन रहेगा। वो जो V1 T1 V2 गिवन होता है, V1 T1 V2 गिवन होता है, वही वाला लगेगा। तो अब जहां भी बोलेंगे डबलिंग हाबलिंग जो भी बोलेगा, V1 T1 टू द पावर n इक्वल टू V2 T2 टू द पावर n, V1 T1 टू द पावर n इक्वल टू V2 T2 टू द पावर n। तो V1 T1 टू द पावर n इक्वल टू V2 टू द पावर n वही जुगाड़ लगेगा, चाहे बोलेगा। अब डबलिंग हाबलिंग क्या है ना, बोला कि आपका पहले V1 था, T1 टू द पावर n था, जो भी था। अब कटिंग स्पीड को आपने डबलिंग कर दिया, तो डबलिंग कर दिया तो V2 जो है 2 इंटू V1 हो गया ना। कटिंग स्पीड को डबलिंग कर दिया, 2 इंटू V1 हो गया। टूल लाइफ आपका 16 गुना कम हो गया, तो आपका T1/16 हो गया ना, टू दी पावर n। अब V1 के साथ V1 कैंसिल आउट हो गया, ये T1 टू दी पावर n के साथ T1 टू दी पावर n कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह में बचा क्या, काट के 1 बचा, इस तरह में क्या बचा, 2 बच रहा है, और नीचे 16 टू दी पावर n बच रहा है। इधर में 1 बच रहा है, ऊपर में क्या बच रहा है कि यहाँ से 2 बच रहा है, और यहाँ पे 16 टू दी पावर n बच रहा है ना एक। तब आप बोलोगे अच्छा 16 टू दी पावर n 2 हो रहा है, मतलब यहाँ पे 16 टू दी पावर जो n है, यहाँ से आपका कितना आ रहा है, 16 टू दी पावर n जो है ये 2 आ रहा है। इसका मतलब n कितना आ रहा है, 0.25। तो जो n है, n क्या बोला जाएगा 1/4, इनका जब बोला जाएगा 1/4 दैट इज 0.25। तो इसके हिसाब से 0.25 इज द n। क्लियर हो वैसा। ऐसे डबलिंग हाबलिंग ट्रिबलिंग वेलोसिटी टूल लैब जो भी बोले, तुरंत आप बोलोगे V1 T1 टू द पावर n इक्वल टू V2 T2 टू द पावर n किया जाए, V1 T1 टू द पावर n इक्वल टू V2 T2 कर दिया। हाबलिंग मतलब हाफ है, ठीक है, वो ये जुगाड़ है, मंडल का जुगाड़ अंग्रेजी है। ठीक है, तो डबलिंग जो भी बोले, आधा कर दिया गया, डबल कर दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया, 50% घटा दिया गया, ऐसा जो भी क्वेश्चन आता है, ऐसा जो भी क्वेश्चन आता है, उसमें सीधा आपका V1 T1 टू द पावर n इक्वल टू V2 टू द पावर n कर दिया जाए, पूरा हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें जो भी किया जाए स्टेप का हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा है, जो अभी डाउट था, पेज नंबर
31 स्लाइड नंबर 2। तो आप जो है वापस चले जाए पेज नंबर 31 स्लाइड नंबर 2। तो पेज नंबर जो है 31 स्लाइड नंबर 2, ये आपका जो है दूसरा क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं। पेज नंबर 38 स्लाइड 67, पेज नंबर 38 स्लाइड 67। चलो पहले हम इसका बात करेंगे, पेज नंबर 31 स्लाइड नंबर 2। ये तो पेज नंबर 31 स्लाइड 2 जो है मेरे पास टूल फेल्योर है। ये थ्योरी है, जो टूल फेलियर होता है इसमें आपका दो टाइप का टूल फेलियर होता है। एक होता है सडन डेथ से होता है। सडन डेथ में कौन कौन सा होता है ना, सडन डेथ से, सडन डेथ जो होता है कि आपका मान लो फैटिग फेलियर हो गया, ब्रिटल फ्रैक्चर हो गया, आपका टूल का एज जिपिंग ऑफ हो गया, ये सब सारा आ जाएगा सडन डेथ मैकेनिज्म में। और आपका स्लो डेथ मैकेनिज्म में दो ही आता है, एक होता है क्रेटर वियर जो रेक सरफेस घिसता है, एक होता है फ्लैंक वियर जो आपका फ्लैंक सरफेस घिसता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 38 स्लाइड 67। पेज नंबर चला गया 38 स्लाइड 67। ठीक है, अब सारे लोग खोले पेज नंबर 38 स्लाइड 67। बहुत ही टॉप क्वेश्चन पकड़े हो, गेट 2003। गेट 2003 बहुत ही टॉप क्वेश्चन पकड़ा हुआ है, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, इसको ढंग से सब लोग समझ जाए। देखो इन दिस क्वेश्चन जो आपका अभी पेज नंबर 33 को स्लाइड 25 लिखो, पेज नंबर 33 स्लाइड 25, 33 स्लाइड 25। ठीक है, वो बाद में आता हूं, पहले इसका बात करें। पेज नंबर 38 स्लाइड 67 गेट 2003 इज द क्वेश्चन। और ये बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत नहीं महातोप। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही तोप है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत बड़ा तोप है। तो इसके लिए हम इसमें ज्यादा डिस्कस करेंगे बहुत तोप तरीके से। पहले ध्यान रखने का जरूरत है कि ये जो क्वेश्चन है, पहले ध्यान रखने की जरूरत है, ये जो क्वेश्चन है वहां पे टूल लाइफ जो क्वेश्चन में गिवन है वो मिनट में गिवन नहीं है। वेलोसिटी जो है वो आरपीएम में दे दिया गया, वेलोसिटी जो है आरपीएम में दे दिया गया, वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो भी आरपीएम में दे दिया गया। अब आरपीएम में दे दिया, टेलर्स इक्वेशन में ये जो आपका v/n इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसका यूनिट क्या है ना, मीटर पर मिनट। इसका यूनिट क्या है, मिनट। अब लोचा ये है कि ना तो आपका वेलोसिटी मीटर पर मिनट में दिख रहा है और ना तो आपका टूल लाइन मिनट में दिख रहा है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का पहले प्रॉब्लम को समझो। क्वेश्चन अटैक करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन अटैक करना बहुत जरूरी है। तो आपका क्या हो गया, ये v/n इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, बट ये जो टेलर्स इक्वेशन में v है, v का यूनिट क्या है ना, v का यूनिट है मीटर पर मिनट। ठीक है, यूनिट का मिनट। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें ना तो v मीटर पर मिनट में ना तो t मिनट में, तब हमारे पास लगता है जुगाड़। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमने बोला देखो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमने बोला देखो हम जो करेंगे इसमें ये जो v/n इक्वल टू कॉन्स्टेंट यही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन v के जगह में हम कर देंगे इसको आरपीएम में पुट कर देंगे और इसको नंबर ऑफ पार्ट प्रोड्यूस्ड कर देंगे। जो v है उसको हम आरपीएम में पुट कर देंगे। ये जुगाड़ है, तो जुगाड़ से क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं तो टाइम बहुत लगेगा। उसका एक्चुअल मेथड भी मैं बाद में बताऊंगा, बट पहले हम जुगाड़ से करेंगे, नहीं तो एग्जाम सेंटर में जुगाड़ ही करना पड़ता है। आलतू फालतू टाइम लगा के कोई फायदा नहीं है। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट प्रोड्यूस से ही करेंगे और ये आपका आरपीएम करेंगे। लेकिन कान खोल के सुन लो, पूरा क्वेश्चन में अगर आपने बोला मैं v को मीटर पर मिनट में करूंगा, v को हमने आरपीएम करूंगा, तो v हमेशा आरपीएम करेंगे। इस क्वेश्चन में हम v कभी भी मीटर पर मिनट नहीं करेंगे, आरपीएम बोला मतलब बोला। जो टूल लाइफ है उसका मैंने नंबर ऑफ पार्ट प्रोड्यूस बोल दिया, तो पूरा क्वेश्चन में हमेशा टूल लाइफ को नंबर ऑफ पार्ट प्रोड्यूस पुट करेंगे, तो आपने क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है जुगाड़। तो ठीक है, जो विक्रमजीत बोला तो बहुत सारे लोग तो, ठीक है, अनीता भी बोल दिया जुगाड़, ठीक है, सौरभ भी, शुभम भी बोल रहा है जुगाड़, ठीक है, जुगाड़ से ही होगा। तो आपका जुगाड़ से ही करना है। तो चलो अभी देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोला।
इस क्वेश्चन में पहले डेटा क्या बोला कि आपको बोलता है कि आपका जो 10 टूल है वो 500 पार्ट प्रोड्यूस किया और 50 आरपीएम में चला। तो बता एक टूल विकास जो है तो हो गया, आप जाके क्वेश्चन देखो ठीक है, पीयूष भी तो बोल दिया, सारे लोग तो बोला, बहुत खुशी की बात है। बट अभी जो है क्वेश्चन देखो कि आपका 10 टूल मिला के, आपका 10 टूल मिला के, आपका 10 टूल मिला के आपको कितना पीस में बना 500 पीस, तो एक टूल से कितना बनेगा 50 हुआ ना, एक टूल से कितना बनेगा 50 हुआ। तो आप बोलेंगे अच्छा वी टी टू दी पावर एन, V1 V2 टी टू दी पावर एन हमें करना है इन निकालने के लिए। बट यहाँ पे V1 क्या होगा ना, V1 50 आरपीएम, तो ये क्या बेहुदा बात है ना, बेहुदा बात नहीं, वो पुट करूंगा तब जाके जो V1 के जगह हो जाएगा 50। अब एक टूल से कितना पार्ट बना था, 10 टूल से 500 बना था, एक टूल से कितना बना था 50, तो उसमें भी कर देंगे 50 टू दी पावर एन इक्वल टू V2 कितना है ना 80 आरपीएम में चल रहा है। देखो दूसरा ऑप्शन में बोल रहा है 80 आरपीएम, V2 80 आरपीएम में चल रहा है, तो V2 आपका 80 आरपीएम में चल रहा है। देखो क्वेश्चन में डेटा की बने 80 आरपीएम, तो T2 कितना है ना 10 टूल मिला के 122 पीस बनाया, तो एक टूल कितना बनाएगा ना 12.2 टू दी पावर एन। अब V2 जो है वो आपका 80 हो गया, ठीक है, V2 जो है ऐसे 80 हो गया। ये देखो एक ऐसे आ गया एंड्रॉइड सीरी, ठीक है, नाम ही ऐसे रखा है और आलतू फालतू बात बताता जा रहा है। ऐसे जो है दूसरा जगह से जुगाड़ बना के कोई बंदा को घुसाया जाता है पैसा देके ऐसे आलतू फालतू मैसेज करने के लिए, दे नेग्लेक्ट दिस पर्सन, ठीक है। तो V1 T1 टू दी पावर एन इक्वल टू V2 दी पावर एन कर दिया, तो V1 T1 टू दी पावर एन इक्वल टू V2 दी पावर एन कर दिया, तो इसलिए आपका क्या होगा V1 आपका 50 है, T1 आपका 50 है, टू दी पावर एन है, V2 80 है और T2 टू दी पावर। तो बताओ यहां से n का वैल्यू कितना आएगा ना, आपको 50 डिवाइड बाई 12.2 टू दी पावर एन इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 50 ऐसे करना पड़ेगा ना, 80 डिवाइड बाई 50 ऐसे करना पड़ेगा ना। तो ऐसे करने से आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करने से आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो यहां से आप n का वैल्यू जो कमल बोल रहा हो, कमल वर्मा सही है कि n का वैल्यू 0.33 आएगा, तो यहां से जो n का वैल्यू आप निकालो लॉग लेके 0.33, जस्ट लॉग ले लिया जाए तो n का वैल्यू आएगा 0.33, ठीक है, n का वैल्यू आएगा 0.33, ठीक है 0.33 तक हम लिया, तो 0.33। तो पहले ध्यान रखे ये वेलोसिटी का जो यूनिट है वो आप चेंज नहीं कर सकते। अब तीसरा जब ऑप्शन आया तब जाकर बोलेंगे देखो ये जो आपका V1 T1 टू दी पावर एन था इक्वल टू V2 टू दी पावर एन था इक्वल टू V3 टू दी पावर एन भी होगा, V3 T3 टू दी पावर एन भी तो होगा। अब हम वेलोसिटी का यूनिट वही पुट करेंगे, मतलब क्या पुट करेंगे ना, ये आपका 50 था, ये आपका 50 था, n का वैल्यू 0.33 आपको पता चल चुका है, दैट इज इक्वल टू V3 कितना है ना आपका 60 आरपीएम में चलाना बोला, लास्ट में क्या बोला 60 आरपीएम। अब T3 कितना है ना पता नहीं, T3 पता नहीं, तो n कितना है 0.33, ओनली अननोन इज T3, तो T3 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 28 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 29 इज द आंसर। तो ये आंसर होगा 29, जो सविता बोल रहा है जो ये 29 सही है, ठीक है, जो शिवम बोला अभी सही है, मिल्की सिंह 29 बोल दिया सही है, ठीक है, सारे सुबित बोल दिया सही है, एवरीथिंग सही, एवरीवन इज करेक्ट, तो आपका जो है 29। लेकिन ये बात ध्यान रखिए जो पीयूष बोल रहे हो उसका भी मैं बता रहा हूँ, जुगाड़ से भी बता रहा हूँ, 29 8.91 आया है अप्रोक्सीमेटली 29, बट आंसर इस यहाँ पे 29 दिया हुआ है, तो इसलिए 29। लेकिन ये क्वेश्चन में हम जुगाड़ इस्तेमाल किया। अब जुगाड़ इस्तेमाल करने से फायदा क्या हुआ, जुगाड़ इस्तेमाल करने से ना बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट अगर आप बोलोगे नहीं हम जुगाड़ नहीं लगाएंगे, हम तो डेटा पुट करके छोड़ेंगे, ठीक है, जो 122 तो 10 टूल मिला के था ना, जो डाउट पूछ रहे हो कि 122 को 10 टू 12.2 क्यों किया, क्योंकि 10 टूल मिला के 122 बनाया था, तो एक टूल से 12.2 बना था ना, इसलिए 12.2। लेकिन अभी आप बोलोगे कि बताओ यहाँ पे हम क्यों ऐसा किया, सारा डेटा उल्टा सीधा क्यों पुट कर दिया ना, उल्टा सीधा पुट नहीं किया हमने, जो भी जुगाड़ लगाया वो जुगाड़ आप हर क्वेश्चन में लगा सकते हो। इसके बाद 2 क्वेश्चन और भी है, उसमें भी आप सेम जुगाड़ लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप उस क्वेश्चन में यूनिट चेंज नहीं कर सकते। आपने अगर V आरपीएम में पुट किया तो पूरा क्वेश्चन में आरपीएम पुट करो, अगर आपने T नंबर ऑफ पार्ट प्रोड्यूस में पुट किया तो हम पार्ट्स में पुट करो। अगर आप बोलोगे नहीं हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम तो एकदम V को कैलकुलेशन करेंगे, तब क्या होगा 50 आरपीएम, तो आपका V कितना होगा पाई डी एन, तो मतलब होगा पाई डी इंटू 50 मीटर पर मिनट, क्या हो नहीं सकता V1।
जो V1 है क्या हमारा पाई DN करके नहीं कर सकते? मतलब बिल्कुल कर सकते हैं। फिर T1 क्या होगा ना, T1 हो जाएगा 50 इंटू L/F इंटू N, 1/50 है इतना मिनट। ये क्या बेहुदा जुगाड़ लगा रहा हूँ। अब प्रैक्टिकली सोचो, आपका एक टूल से 50 प्रोडक्ट बना है, एक टूल से 50 प्रोडक्ट बना है, तो 50 प्रोडक्ट कैसे बन गया एक टूल से ना, वो जो है एक एक पार्ट प्रोड्यूस करने का जितना टाइम लगा, एक एक पार्ट करने का, एक एक पार्ट, जो अतुल यादव जो बोल रहा हूँ, अतुल यादव 2210 लेना है वही लिया हूँ, 12.2 लिया था ना मैं। अतुल जो बोल रहे हो 122 डिवाइड बाई 10 है, उसका मतलब ये 12.2 है, इसलिए हमने 12.2 लिए थे। तो यहाँ पे देखो ये जो 50 आपका दिख रहा है, 50 आपको दिख रहा है, 50 इज द नंबर ऑफ पार्ट प्रोड्यूस, और एक पार्ट बनाने का कितना टाइम है ना, L डिवाइड बाई F इंटू N है। अब N कितना है हमारा ना, N है आपका 50, जो T1 है वहां पे 50 है ना, RPM 50 था ना, N का वैल्यू 50 था ना, 50 RPM। तो L ऐसा लेंथ ऑफ द वर्क पीस, और ये तो होता है ना ऐसे वर्क पीस का लेंथ इस टाइप का होता है, दिस इज L। एंड इस तरह में जो टूल आता है F इंटू N मिलीमीटर पर मिनट में, तो आपका एक बार काट काट के यहाँ तक टूल जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो लग जाएगा L डिवाइड बाई F इंटू N मिनट। तो इसलिए L डिवाइड बाई F इंटू N मिनट होगा। तो इस तरह से आप जो है बोलोगे कि यहाँ पे आपका मिनट में आ गया, अब आप टेलर इक्वेशन में पुट करो। तो इस तरह से तीनों को कन्वर्ट करो, V1 T1 किया, ऐसे V2 T2 करो, ऐसे V3 T3 करो, कन्वर्ट करके पुट करो, आंसर आपका सेम आएगा। पेज 41 स्लाइड 96, ठीक है, पेज 38 स्लाइड 65। ठीक है, अभी जो है हमारा ये भी हो गया, जो हो गया काट दो पहले, हो जाएगा काट दो। आप पेज हो गया कितना 33 स्लाइड 25। पेज नंबर 33 स्लाइड नंबर 25। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेज नंबर 33 स्लाइड नंबर 25, पेज नंबर 33 स्लाइड नंबर 25, 33 25, हाँ ठीक है। हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पकड़ा, जो भी कोई क्वेश्चन पूछा, कौन पूछे थे पेज नंबर 33 वाला, देख लो पेज नंबर 33 स्लाइड नंबर 52 25, वो जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। इसमें जो बोला गया IAS सिविल सर्विस का प्रीलिम में आता था पहले, IAS मतलब सिविल सर्विस का 2002 पहले आता था सिविल सर्विस का प्रीलिम में, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। मतलब बताओ, कॉन्सिडर द फॉलोइंग एक्शंस, ठीक है, व्हिच ऑफ द अबव आर कॉज ऑफ टूल वियर, कॉज ऑफ टूल वियर। तो टूल वियर होने का जो कारण है, जस्ट उसका प्रीवियस स्लाइड में देखो, जस्ट उसका प्रीवियस स्लाइड में कि कौन कौन सा मैकेनिज्म से टूल वियर होता है, कौन कौन सा मैकेनिज्म से टूल वियर होता है, कौन कौन सा मैकेनिज्म से। जो सोनम जो है जो बोल रही हो वही है कि यहाँ पे आपका पेज नंबर 33 स्लाइड 25 है, ठीक है। इसमें IAS 2002 है, दैट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, इसलिए आप ध्यान रखो, बहुत ही वेरी गुड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में हम सोच विचार करेंगे कि टूल का वियर आउट जो होता है उसके लिए 4 टाइप का मैकेनिज्म है। पहला होता है एब्रेसिव वियर, दूसरा होता है आपका एडेसिव वियर, तीसरा होता है आपका डिफ्यूजन वियर और केमिकल वियर। तो यहाँ पे बोला गया कि बताओ कौन कौन सा यहाँ पे आपका जो वियर है वो आपका मतलब कॉज ऑफ वियर, टूल फेलियर का कॉज नहीं बोल रहा है, कॉज ऑफ वियर, घिसाई का कारण कौन कौन सा है। उसमें देखो मैकेनिकल एब्रेशन, रगड़ रगड़ के घिस घिस के जाएगा, तो हो गया ना मैकेनिकल एब्रेशन, तो मतलब वो तो वो 1 तो होगा। अगर 1 होगा तो ऑप्शन ए गया, BCD का कोई एक होगा, ठीक है। दूसरा आता है डिफ्यूजन, अभी बोल रहे थे डिफ्यूजन, जो आपका टूल का टेम्परेचर ज़्यादा है, वर्कपीस का टेम्परेचर ज़्यादा है, 2 हाई टेम्परेचर का मेटल जब कांटेक्ट में आता है, 2 हाई टेम्परेचर का मेटल जब कांटेक्ट में आता है तब जाके होता है, तो उसका मतलब जो है डिफ्यूजन जो होगा वो भी होता है। नेक्स्ट होता है आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। उस देखो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है उससे टूल फेल होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से टूल फेल होता है, बट वो फेलियर कौन सा फेलियर है, वो सडन डेथ का फेलियर है, टूल का वियर नहीं है, वो कभी भी हो सकता है, किसी भी टूल का हो सकता है, बट ऐसा भी हो सकता है कुछ टूल का होता ही नहीं है, बट वियर मतलब घिसाई वो होना ही है। दुनिया में जैसे आप मेटल कटिंग करना शुरू करोगे घिसेगा, एक सरफेस घिसेगा, फ्रंट सरफेस घिसेगा, तो वो घिसने वाला बात नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है वो आपका सडन डेथ मैकेनिज्म का है, तो उसका मतलब 3 नंबर गलत है। और अगर 3 नंबर गलत है तो आपका डी भी नहीं हो सकता।
फिर डिप 2 नंबर हो गया, फिर आपको 4 नंबर देखना होगा ऑक्सीडेशन। बोलता हाँ ऑक्सीडेशन से भी होता है। क्यों होता है? तो जो आपका टूल का टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तब क्या होगा ना, दुनिया का जितना भी मेटल है वो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, मेटल ऑक्साइड बन के उखाड़ेगा ना, तो इसलिए आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो इसका हो जाएगा 1, 2 एंड 4। तो 3 नंबर गलत क्यों है? 3 नंबर से टूल का सडन डेथ होता है, बट क्वेश्चन में टूल का सडन डेथ नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा गया टूल का उयर किस चीज से होगा। तो टूल का उयर जो है आपका प्लास्टिक डिफेंस नहीं होगा। टूल का फेलियर हो सकता है, सडन डेथ से हो सकता है, बट टूल का उयर नहीं होगा। तो इसलिए जो बात बोल रहा है इस तरह से समझ में आ जाए तो इसके एक कहानी खत्म हुआ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 41 स्लाइड 96। पेज नंबर 41 स्लाइड है 96। पेज नंबर 41 स्लाइड है 96। तो सारे लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है थोड़ा सा आगे बढ़े। जो पेज नंबर 41 स्लाइड 96 दिख रहा है, पेज नंबर 41 स्लाइड नंबर 96। मैं भी आगे बढ़ता हूं, पेज नंबर 41 तक जाना है और स्लाइड नंबर 96, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखा है इसमें। अच्छा ये जो फॉर्मूला लिखा है पेज नंबर 32 स्लाइड 10, स्लाइड नंबर 94 बोलना है, 96 नहीं है 94। ओके ओके सॉरी, ठीक है थोड़ा सा 2 स्लाइड पीछे जाए। हाँ गेट 2016 यही बोल रहे हो ना? हाँ देयर इज आल्सो गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। ये थोड़ा सा पहले कंसंट्रेट किया जाए। पेज 43 स्लाइड 116। तो अभी जो है ये बहुत ही गुड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चुना है। पेज नंबर 41 स्लाइड नंबर 94 एंड गेट 2016, गेट 2016, ठीक है। सिर्फ ऐसे करना ना जो सचिन इसमें डाउट क्लियर हो रहा है कि पेज स्लाइड और उसके साथ साथ क्वेश्चन कौन सा ईयर का वो भी लिखो, ठीक है, तो हमें देखने में दिक्कत नहीं होगा। तो पेज नंबर 41 स्लाइड नंबर 94 एंड गेट 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, सारे लोग पहले क्वेश्चन पढ़े, सारे लोग क्वेश्चन पढ़े। जो सोनम है, जो सोनम थोड़ा सा विजिबल अगर नहीं हो रहा है, आप अपना जो मोबाइल है उसका एक बार फ्लाइट मोड में डालो, फिर उसको हटा दो, तो आपको इंटरनेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो भी जैसे ही आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है देखने में, आप अपना जो मोबाइल है उसको पहले फ्लाइट मोड में डाल दो, फिर फ्लाइट मोड में डाल दोगे तो सब कुछ ट्रांसमिशन बंद हो जाएगा, फिर उसको फ्लाइट मोड से हटा दो, तो आपको थोड़ा सा जो सारे रिफ्रेश हो जाएगा, तो उसके बाद देखोगे दिखने लग जाएगा, ठीक है। अभी जो मैं जो चैप्टर शुरू किया हम उसी का बात करेंगे, अभी जो रोबोटिक्स पूछ रहे हो उसका बात नहीं करेंगे। पेज 43 स्लाइड 116, पेज 43 स्लाइड 116, ठीक है। अब जो है हम इसका बात करेंगे पेज नंबर 41 स्लाइड नंबर 94, ठीक है। सारे लोग क्वेश्चन पढ़े हो, क्वेश्चन पढ़े हो। देखो यहाँ पे ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो आपको इकोनॉमिक्स में क्या करना चाहिए ना, मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। जो आपका टोटल कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना है, टोटल कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना है, तो आपका जो टोटल कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना है। एक पेज 42 है स्लाइड 101, 101, ठीक है। तो अभी इसके बारे में पहले क्वेश्चन बात किया जाए, अभी क्वेश्चन अभी प्लेस मत करो, अभी जस्ट इसका हम डिस्कस करेंगे कि दुनिया में कोई भी चीज को अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी लेके आना है, प्रॉफिटेबल बनाना है, तो प्रॉफिटेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है ना, टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। अब एग्जामिनर क्या किया, दोनों कॉस्ट आपको दे दिया कि यहाँ पे आपका टूल का जो कॉस्ट है वो भी गिवन है, और आपका जो टूल जो आपका कटिंग कॉस्ट है वो भी गिवन है, तो आपका टूलिंग कॉस्ट भी गिवन है, कटिंग कॉस्ट भी गिवन है। तो क्या करें, दोनों कॉस्ट को जोड़ के आप टोटल कॉस्ट बना ले। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप दोनों कॉस्ट को जोड़ के टोटल कॉस्ट बना लिया जाए। तो आपने दोनों कॉस्ट को जोड़ लिया, तो एस जो है आपका जो टोटल कॉस्ट है, हमने बोला CU, जो टोटल कॉस्ट है उसको हम बोलेंगे CU, दैट इज टोटल कॉस्ट इक्वल टू दैट इज मशीनिंग कॉस्ट प्लस टूलिंग कॉस्ट। यहां पर आएगा, दो ही आएगा, क्वेश्चन में दो ही दिया है। क्वेश्चन में एग्जामिनर दो कॉस्ट दिया है ना, क्वेश्चन में एग्जामिनर दो कॉस्ट दिया है, तो टोटल कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना है। तो हमने बोला जो टोटल कॉस्ट है दैट इज इक्वल टू मशीनिंग कॉस्ट प्लस टूलिंग कॉस्ट। अब यहाँ जो मशीनिंग कॉस्ट है उसका जो फॉर्मूला दे दिया गया, जो मशीनिंग कॉस्ट है उसका जो फॉर्मूला दे दिया गया वो होता है, जो मशीनिंग कॉस्ट है वो कितना दिया, मेटल कटिंग कॉस्ट
18c डिवाइड बाई, तो 18c डिवाइड बाई v दे दिया, प्लस इसका वैल्यू 270c डिवाइड बाई tv दे दिया। तो आप बोलोगे देखो आपका जो टोटल कॉस्ट आ रहा है दैट इज इक्वल टू 18c डिवाइड बाई v प्लस 270c डिवाइड tv। अब प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम हमें dcu dv करना है इक्वल टू 0। दुनिया में जब अगर मिनिमाइज करने का बात आएगा, कोई भी चीज को मिनिमाइज करने का बात आएगा, तब आप क्या करोगे ना, कोई भी चीज को मिनिमाइज करने का बात आएगा तो dcu dv इक्वल टू 0 करेंगे। तो आपका dcu dv जो है इक्वल टू 0 किया जाएगा। अब dcu dv 0 करने जाएंगे, ये तो भी हम डिफरेंस कर देंगे, इसमें जो t बैठा उसका क्या करें, t एक वेरिएबल है, जो आपका t है t भी तो एक वेरिएबल है, तो t जो वेरिएबल है उसका फिर क्या करें, t ऑल्सो एक वेरिएबल। पहला प्रॉब्लम हो गया t जो है दैट इज ऑल्सो ए वेरिएबल। अभी कोई क्वेश्चन प्लेस ना करे, क्वेश्चन थोड़ी देर में प्लेस करना, पहले क्वेश्चन सुनो। आप देखा कि हमारे पास और एक फॉर्मूला दिया है vt टू दी पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। हमारे पास और एक फॉर्मूला दे दिया गया दैट इज vt टू दी पावर n इक्वल टू 150, जो n का वैल्यू है 0.25, ये भी गिवन है। तो क्या यहां से हम t नहीं निकाल सकते, t टू दी पावर 0.25 इक्वल टू 150 डिवाइड बाई v हो रहा है, तो t का वैल्यू कितना होगा, टू दी पावर 4 होगा। तो आपका यहां पे अगर टीवी पुट कर दिया जाए तब क्या बनेगा, तब जाके बन रहा है कि ये आपका जो 18c है, जो आपका cu है, जो आपका cu है दैट इज इक्वल टू 18c डिवाइड बाय v तो है, प्लस ये आपका 270c डिवाइडेड बाय ये जो t है वो आपका 150 टू दी पावर 4 इनटू नीचे v है, ऊपर में चला जाएगा v टू दी पावर 4। ये जो आपका t है 150 बाई v टू दी पावर 4 है ना, तो ये v टू दी पावर ऊपर में जाएगा और 150 टू दी पावर 4 नीचे आएगा, v रहेगा, तो इसका v टू दी पावर 4 काट के आपका v टू दी पावर 3 हो जाएगा ना। अब जाके हमारा डिफरेंशिएशन करने का लायक इक्वेशन बना, तब बोलेंगे अच्छा अभी आपका जो है इसको dcu dv कर दिया जाए, dcu dv कर दिया जाए। तो dcu dv क्या होगा, 18c डिवाइड बाय v इज इक्वल टू माइनस 18c डिवाइड बाय v स्क्वायर प्लस ये 270c डिवाइड बाय 150 टू दी पावर 4, ये तो कांस्टेंट है, इनटू एक v क्यूब है उसका डिफरेंस क्या 3v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो आपका dcu dv इक्वल टू दिस इसका इक्वल टू 0 हो गया। तो आपको क्या करना है ना, इसमें जो जो पैरामीटर आपका काट सकते हो उसको काट दो। काटने के बाद आपको क्या मिला, देखो आपका c के था, c तो कैंसिल आउट हो गया। आप बोलोगे माइनस उधर लेके जाऊंगा, कोई बात नहीं। आप देखो इसका 18 है, ठीक है, अगर आपने इसको 3 से काटे तो इसके नंबर 6 आएगा, और इसमें भी 3 से काटा कितना आएगा 90 आ जाएगा, फिर 90 कितना आ जाएगा, इसमें ज़्यादा ही काट दिया, तो 3 से काटेंगे 3 90, फिर 6 है 6 से काटेंगे तो कितना आ रहा है दैट इज इक्वल टू 15, तो 15 इंटू 3 है 45। तब अब आ रहा है इधर में क्या आ रहा है v स्क्वायर 1 बाई वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर 45 वी स्क्वायर डिवाइड बाई 150 टू दी पावर 4। तो आपका v टू दी पावर 4 आ रहा है 150 टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 45, तो v का वैल्यू आ जाएगा टू दी पावर 1 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 57.9 मीटर पर मिनट। तो मतलब है आपका 57.9 आएगा, 57.9। आदित्य सही किया, आशीष भी सही किया, ठीक है, जो अतुल है वो भी सही किया। अभी पेज नंबर 38 स्लाइड 79, ठीक है। चलो अभी जो है और नया क्वेश्चन मत दो, अभी इतने खत्म नहीं हो पाएगा जितना आपने दे दिया। अभी न्यू क्वेश्चन और मत दिया जाए, क्योंकि हमारा जो टाइम है धीरे धीरे खत्म की तरफ आ रहा है। 8:30 बजे तक हमने बोला था। तो अभी बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने हमें क्वेश्चन में जो आपने क्वेश्चन भी भेज रहे हो जिसका डाउट है। तो अगर हम दूसरा क्वेश्चन में जाएंगे, वो कौन सा हो गया, तो खत्म हो गया था। जो है अभी है पेज नंबर 38 है, पेज नंबर 38 स्लाइड 65, पेन पेज नंबर 38 स्लाइड 65, ये देखा जाए। पहले सारे लोगों ने पेज नंबर 38, ठीक है, पेज नंबर 38 स्लाइड 65। हाँ,
गेट 2017, मिल गया। तो आपका पेज नंबर 38, स्लाइड नंबर 65। तो गेट का क्वेश्चन है 2017। इसमें बोलेगा टू कटिंग टूल्स विद द टूल इक्वेशन गिवन एज वी टी टू द पावर 150, वी टी टू द पावर 0.3 इक्वल टू 300। तो वेयर वी इज द कटिंग स्पीड एंड टी इज द टूल लाइफ इन मिनट, द ब्रेक इवन कटिंग स्पीड बियॉन्ड व्हिच टूल लाइफ टू विल द हायर टूल लाइफ देन टूल ए। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें देखना होता है कि मान लेता है कि वो जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी का बात कर रहा है वो x, और हम ऐसे मानते हैं बचपन से, जिस वेलोसिटी का बात कर रहा है मान लिया जाए वेलोसिटी इज x। तो अगर उस वेलोसिटी का वैल्यू x है तो बोलेंगे अगर हमने पहला टूल को चलाएंगे उससे क्या होगा ना, वेलोसिटी होगा v x इंटू टूल लाइफ ऑफ t टू दी पावर 0.1 इक्वल टू 150। दूसरा आ जाएगा x इंटू टूल लाइफ ऑफ 1 टू दी पावर 0.3 इक्वल टू 300। हमने दोनों का वेलोसिटी x मान लिया, बाद में वैल्यू निकालूंगा, बट मान लिया दोनों का वेलोसिटी x है। अब इसको भी x में चलाया, इसको भी x में चलाया, इसमें टूल लाइफ t1 मिला, इसमें टूल लाइफ t2 मिला। क्यों मिला ना, दो अलग टूल अलग मिलेगा ना, दोनों का वेलोसिटी हमने x कर दिया, दोनों का टूल लाइफ तो अलग मिलेगा, तो दोनों का टूल लाइफ t1 नहीं, उसका t2 हो गया। अब अगर आप देखोगे कंडीशन जो बता रहा है कि t1 इज ग्रेटर देन t2, जब कंडीशन बता रहा है t2 इज ग्रेटर देन t1, t2 इज ग्रेटर देन t1, दिस इज गिवन। तो यहां से t2 कैसे निकालेंगे, यहां से t2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, t2 इक्वल टू 300 डिवाइड बाई x टू दी पावर 1/0.3, जो इंडिसेस है इसका इंडिसेस उसको नीचे जाके चढ़ेगा ना, तब इसका जो t2 आएगा 300 डिवाइड बाई x टू दी पावर 1/0.3, मास भी ग्रेटर देन इक्वल टू ये आपका 150 डिवाइड बाई x टू दी पावर 1/0.1, मास भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.1। तो आपका ऐसे करके जुगाड़ लगाना है। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए बचपन से आज तक हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए बचपन से आज तक हमने इक्वल करता है, तो इस इनइक्वालिटी साइन को हटा के हम इसको इक्वल कर दिया। जैसे इक्वल कर दिया आपका x अननोन पैरामीटर कैलकुलेशन करने लायक हो गया। क्या हो गया ना, इसका जो इंडिसेस है इसको ऊपर चढ़ जाएगा 0.3, इसका इंडिसेस को ऊपर चढ़ जाएगा 0.1, तब जाकर आपका जो x है, ये जो x है इसका टू दी पावर 0.3 है, तो x टू दी पावर 0.3 इसके ऊपर चढ़ गया, इसमें x टू दी पावर 0.1 इसमें चढ़ गया। अब 150 टू दी पावर 0.3 इसमें आ जाएगा, ये आपका जो है 300 टू दी पावर 0.1 इसमें आ जाएगा, तब जाके x का जो वैल्यू मिला 106.06 मीटर पर मिनट। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गया, ठीक है। जो वेलोसिटी हमें पता नहीं है, तो वो वेलोसिटी हमें पता नहीं, सारे लोग सही बोल रहे हो, ठीक है, कार्तिकन सही बोला, निधि भी सही बोला, जो केतन है वो भी सही बोला, अंकुर सही बोल दिया, संदीप भी सही बोला, कपिल शर्मा सही बोला, कपिल शर्मा भी है हमारे साथ, बहुत खुशी की बात है, ठीक है। कपिल शर्मा शो देखा करो हमेशा, ठीक है। सविता जी सही बोल रही है, ठीक है। परवेश भी सही बोला, अशोक भी सही बोल रहा है, सविता भी सही बोल रहा है, वेरी गुड, एवरीवन इज करेक्ट, बट ये होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पेज नंबर हो गया 32, स्लाइड 10, थोड़ा सा पीछे जाए, पेज नंबर हो रहा है 32, स्लाइड हो रहा है 10, ठीक है। पेज नंबर 32, स्लाइड 10, पेज नंबर 32, स्लाइड 10। अभी आज नया क्वेश्चन कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि जितना भी हमारे पास क्वेश्चन आ गया अभी खत्म उतना ही होना बहुत मुश्किल है। पेज नंबर 32, स्लाइड नंबर 10। एक बहुत टॉप क्वेश्चन है। देखो ये गेट 2014 में आया था, गेट 2014 में आया था कि आप बताओ कटिंग टूल इज मच हार्डर देन द वर्क पीस, येट द कटिंग टूल वेयर ऑकर्स ड्यूरिंग द टूल वर्क इंटरफेस। जिसको मैं इसके साथ बताता हूं कि चाहे चाकू खरबूजा पे गिरे, चाहे खरबूजा चाकू पे गिरे, तो काटेगा चाकू नहीं, ये आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं। क्योंकि यहां पे आपका टूल होता है बहुत ही हार्डर, वर्कपीस होता है सॉफ्ट, तो टूल कैसे घिस जाएगा,
प्रॉब्लम हमारा जो टूल है, टूल जो जिस टूल से हम मेटल काटते हैं, तो टूल बहुत ही हार्ड होता है। जो टूल है टूल बहुत ही हार्ड होता है और ORP सॉफ्ट होता है। तो आपने चाकू से तरबूजा ना काट के आप तरबूजा से चाकू काट रहे हो, ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे कैसे काट दिया ना? इसका कारण है जो आपका ORP है उसके अंदर भर भर के माइक्रो कंस्टिट्यूएंट रहता है जो बहुत ही हार्ड होता है, जो बहुत ही हार्ड होता है और वो काट सकता है। जैसे मान लो आपका स्टील है, उसके अंदर में कोई एलॉय मिला दिया आपने, टंगस्टन मिला दिया, तो टंगस्टन कार्बाइड बन के बैठेगा, वो काट देगा हमारा टूल को। अगर हमारा जो है उसके अंदर में कोई आपने मिला दिया कोई भी मिला जैसे चलो कार्बन है, तो क्या होगा, कार्बन कभी कभी क्या बनता है उसमें अंदर में सीमेंटेड बना के बैठता है, मार्टेनसाइट बना के बैठता है, वो सब चीज़ हमारा जो टूल को काट देगा। इसलिए ORP सॉफ्ट है लेकिन उसके अंदर में भर भर के माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकता है, ये हमारा टूल को काट सकता है। तो इसमें जो बोल रहा है कि एक्स्ट्रा हार्डनेस इज इम्पार्टेड ऑन द ORP ड्यू टू कूलेंट यूज्ड, ये तो बहुत ही गलत बात बोल दिया। कूलेंट से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ऑक्साइड लेयर्स ऑन द ORP जो है सरफेस इम्पार्ट एक्स्ट्रा हार्डनेस टू इट। देखो ऑक्साइड लेयर अगर है तो क्या टूल घिसेगा, अगर ऑक्साइड लेयर नहीं है क्या टूल नहीं घिसेगा। और दूसरा एक मतलब ही गलत बोल रहा है कि ऑक्साइड लेयर जो है उसमें एक्स्ट्रा हार्डनेस क्रिएट कर दिया, ये बात गलत है, ठीक है, वो बात गलत है। तो इसका मतलब जो ऑक्साइड लेयर्स है, अगर ऑक्साइड लेयर्स है तब भी हमारा टूल घिसेगा, अगर ऑक्साइड लेयर नहीं है तब भी टूल घिसेगा। बात ध्यान रखिए, ऑक्साइड लेयर जब मान लो हमारा ORP से एकदम क्लीन है तब भी घिसेगा। तो आंसर क्या होगा, सी। क्या है ना, एक्स्ट्रा हार्डनेस इज इम्पार्टेड टू द ORP ड्यू टू सीवियर स्ट्रेन रेट। तो आपका जो टूल जब हम मेटल जब काटते हैं तो उसमें जबरदस्त रेट ऑफ स्ट्रेन पैदा होता है, और जबरदस्त रेट ऑफ स्ट्रेन पैदा होगा तो उसके चक्कर में एक्स्ट्रा हार्डनेस पैदा होगा, उसके चक्कर में टूल घिसेगा। यही हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर होगा। बट जो ऑक्साइड लेयर के साथ जो आपका कंफ्यूजन है, ज़्यादा लोगों का ही कंफ्यूजन होगा ऑक्साइड लेयर के साथ, अगर ORP क्लीन होगा क्या टूल घिसेगा नहीं घिसेगा, तब कहाँ से घिसेगा फिर। और अगर ORP ऑक्साइड लेयर है तो वो बहुत ब्रिटिल होता है, जो ऑक्साइड लेयर होता है बहुत ही ब्रिटिल होता है, उससे ORP का हार्डनेस नहीं बढ़ जाता है, सरफेस जो है वो खराब होता है, उसके चक्कर में टूल जैसे ही इंपैक्ट करेगा तो टूल का जो एजेस है वो उखड़ जाता है, टूल का एजेस उखड़ जाता है, वो प्रॉब्लम होता है। इसलिए इसका आंसर होगा सी फॉर कैलकाटा। तो सारे लोगों ने सी कैलकाटा आंसर दिया है, तो बहुत खुशी का बात है। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट होता है पेज नंबर 43 एंड स्लाइड 116। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज जो है 43 स्लाइड 116। सारे लोगों ने खोलो इसका पेज नंबर 43 स्लाइड 116। तो कई शब्द को घूम पाए। हाँ IAS 2004 दैट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट किया दैट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। जो अभी ये जो क्वेश्चन है सारे लोग ठीक से देख लो क्या बात है। ये जो पेज नंबर 43 इस स्लाइड नंबर 116 है, IAS 2004 का क्वेश्चन है। IAS 2004 का क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दैट इज ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन कि बताओ जो कटिंग स्पीड है उसके साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या रिलेशन है। ठीक है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बात करना है कि आपको ध्यान रखें कि मेटल कटिंग में जो प्रोडक्टिविटी होता है, मेटल कटिंग में जो प्रोडक्टिविटी होता है वही होता है MRR, मेटल रिमूवल रेट। मेटल कटिंग में जो प्रोडक्टिविटी होता है वही होता है MRR। मेटल कटिंग में ज्यादा जितना मेटल काट दोगे उतना प्रोडक्शन जल्दी होगा ना। मेटल कटिंग कर रहे हो, मेटल कटिंग में जितना ज्यादा प्रोडक्शन कर दोगे उतना तो जल्दी होगा। इसलिए मेटल कटिंग में अगर प्रोडक्टिविटी बोला वो आपका मेटल रिमूवल रेट है। एंड आपको पता है F इंटू डी इंटू वी है, फीड रेट डेप्थ ऑफ कट इंटू वेलोसिटी होता है। अगर आपका इच्छा हुआ कि मैं मेटल रिमूवल रेट को डबल करूंगा, मतलब प्रोडक्टिविटी को डबल करूंगा, तो इसको डबल करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है ना। आपने इसको डबल करो, इसको डबल करो, नहीं तो इसको डबल, किसी एनी वन ऑफ दिस। बट अगर आपने वेलोसिटी को डबल करके हमारा डबल किया तो टूल का तेल निकल जाएगा। आपको पता है वेलोसिटी डबल करने से
टूल लाइफ जो है एकदम मतलब सबसे सीवियरली अफेक्टेड होगा। इसका मतलब जो है अगर वेलोसिटी आप डबल करोगे टूल का जो है तेल निकल जाएगा, इसलिए इकोनॉमिकल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ना, बार बार टूल चेंज करना पड़ेगा। टूल खरीदोगे क्या फ्री में थोड़ी मिलेगा, इसलिए आपका जो है वेलोसिटी डबल करना कोई इकोनॉमिकल बात नहीं है। तो सबसे कम इफेक्ट कौन करता है ना, अगर आप डेप्थ ऑफ कट को डबल करोगे, एक तो प्रोडक्टिविटी आपका डबल हो गया, इमारत डबल हो गया मतलब प्रोडक्टिविटी डबल हो गया, और इधर से जो है आपका जो टूल की लाइफ के ऊपर भी कम से कम इफेक्ट हुआ। इसके कारण बोलोगे डबल, इसको डेप्थ ऑफ कट को डबल करने से टूल का लाइफ भी आपका, एमआरआर भी आपका डबल हो गया, और इधर से सबसे कम टूल लाइफ में इफेक्ट आया, तो कम से कम टूल हमें खरीदना पड़ेगा, दैट इज इकोनॉमिकल। तो सबसे इकोनॉमिकल कौन है, डेप्थ ऑफ कट, उससे ज्यादा इकोनॉमिकल कौन है, उससे कम कौन है, फीड। तो आप उल्टा किस चीज समझो, तो आपका जो वेलोसिटी है वो टूल लाइफ को सबसे इफेक्ट करता है, इसलिए हमारा अनइकोनॉमिकल चीज हो गया। अगर डेप्थ ऑफ कट को डबल किया उसके चक्कर में, इसी को बंद कर दो, डेप्थ ऑफ कट को डबल किया, डेप्थ ऑफ कट जो है उसको डबल किया उसके चक्कर में, डेप्थ ऑफ कट को डबल किया उसके चक्कर में जो है आपका टूल लाइफ तो कम से कम अफेक्टेड हुआ, तो सबसे इकोनॉमिकल हुआ ना। तो इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला था, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ फीड को बढ़ाओ कि वेलोसिटी को बढ़ाओ, तो आप बोलोगे देखो अगर आपको एमआरआर बढ़ाने का इच्छा है तो सबसे इकोनॉमिकल क्या होता है कि आप फीड को बढ़ाओ, फीड को बढ़ाओ। यहाँ पे फीड को, यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट का ऑप्शन ही नहीं दिया था, जो ऑप्शन दिया गया कि आपका जो 3 ऑप्शन है, ऑप्शन थ्री में देखो, हायर फीड रेट फॉर द सेम कटिंग स्पीड, जो हायर फीड रेट फॉर द सेम कट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो बिल्कुल सही बोला। आप अगर फीड एंड वेलोसिटी में कंपेयर करोगे तो कौन अच्छा है, तो फीड अच्छा है ना। अगर आप सारे का कंपेयर करोगे तो सबसे डेप्थ वाला अच्छा है, बट यहाँ पे तो ऑप्शन ही, क्वेश्चन में ऑप्शन ही दिया कि फीड और वेलोसिटी को कंपेयर करना है, तो फीड बढ़ाना अच्छा है कंपेयर टू वेलोसिटी, तो इसका मतलब वो सही बोला। 4 नंबर बोल रहा है कि हायर फीड रेट फॉर कटिंग स्पीड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गलत बोल दिया, क्योंकि आपका हायर फीड रेट जो है, फीड रेट आपको कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा, एमआरआर बढ़ाना है तो कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा, तो आपका ऑप्शन है कि फीड बढ़ाओ कि वेलोसिटी बढ़ाओ, डेप्थ ऑफ कट बात ही नहीं बोल रहा है, फीड बढ़ाओ कि वेलोसिटी बढ़ाओ, तब बोलेंगे फीड बढ़ाओ, तो इसका ऑप्शन होगा 3, तो 3 होगा 4 नहीं होगा, 3 होगा 4 नहीं होगा, तो इसका मतलब कौन सा है, तो 3 तो होगा ही होगा, और 4 नहीं होगा तो सी नहीं होगा, और 3 होगा मतलब बाकी देखना पड़ेगा। एज द कटिंग स्पीड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनिशियली रिड्यूसेस एंड आफ्टर ऑप्टिमम, ये भी आपको पता है कि अगर हमने ग्राफ प्लॉट करके आपने देखे थे तो इस टाइप का ग्राफ होता है, तो मिनिमम यहाँ पे आता है, तो मिनिमम आने के कारण आप बोलोगे पहले घटता है, सही बोला है, 1 करेक्ट है। एज द कटिंग स्पीड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस आफ्टर ए क्रिटिकल वैल्यू इट रिड्यूसेस, ये बात गलत हो गया, तो नंबर गलत हो गया, तो 1 and 3, तो 1 and 3 आंसर इज ए, सारे लोगों ने जो बोल रहे हो ए, दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो आपका राकेश भी बोल दिया करेक्ट, ठीक है, आकाश भी बोल दिया करेक्ट, शोभित भी बोल दिया, अरे विजय भी बोल दिया करेक्ट, जो अतुल बोला है करेक्ट, स्वप्निल भी करेक्ट, सारे एवरीवन इज करेक्ट, चलो ए होगा आंसर। बट इसका कंसेप्ट क्लियर रखे, कंसेप्ट क्लियर रखे, तीनों पैरामीटर का क्लियर रखे, वेलोसिटी सबसे मतलब सबसे अनइकोनॉमिकल बढ़ाना, वेलोसिटी इंक्रीज करना, और सबसे इकोनॉमिकल होता है डेप्थ ऑफ कट, एंड मिडिल में आएगा आपका फीड। तो इस तरह से हमारा जो है 8:30 हो गया, तो हमारा जो टाइम है हमेशा टाइम टेबल के साथ चले, ठीक है। फिर कल मिलेंगे 7 to 8:30, ठीक है। तब तक आप खुश रहे। तो अभी तक हम लोगों ने जो पेज नंबर गया कौन सा, 43, तो 43 से शुरू करके नेक्स्ट जो है आप 15 पेज तक, ठीक है, तो 60 तक ले लेते हैं। तो हम जो है अभी कल का जो डिस्कशन का विषय रहेगा, कल का जो डिस्कशन का विषय रहेगा पेज नंबर 43 से पेज नंबर 60 तक, इसके बीच में जो आपका डाउट है वो लेके आए और वो हमें बता दे, तो उसके कारण हम जो है मैं फिर सारे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, वो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ विषय। तो कल का जो टाइम होगा, कल का टाइमिंग सेम रहेगा, मतलब सेम रहेगा, तो कौन सा होगा ना, कल का टाइमिंग में हमारा जो रहेगा 7 PM से 8:30 PM, 7 PM से 8:30 PM हमारा कल का भी टाइम रहेगा। जिसका जो भी डाउट है आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद हमें पहले ही बता देना, तो सो दैट हम इसको सीक्वेंशियली काम कर पाए, ठीक है, एक के बाद एक हम काम करते रहेंगे। तो पेज नंबर 43 से पेज नंबर 60 तक जो जो जिसका डाउट है कल मिलेंगे, फिर 7 PM से 8:30 PM तक कल हम मिलेंगे। इसलिए तब तक खुश रहे। और ये जो अमन ज़्यादा दुखी हो रहे हो कि IRMS का सिलेबस क्या आएगा, सिलेबस जो हम पढ़ा रहे हैं वही आएगा, ठीक है, उसके लिए अभी से निश्चिंत रहे, ठीक है। जो बंदा जो पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, ऐसे नहीं पूछने का जरूरत नहीं है,
जब उसका जुगाड़ होगा तब करेंगे। अभी जो पढ़ा रहा हूँ यही आपका सारे में आएगा, गेट में भी आएगा, आईएएस में भी आएगा, पीएसयू में भी आएगा, इसरो का एग्जाम देने जाएगा उसमें आएगा, मार्क का एग्जाम देने आएगा उसमें आएगा, जहाँ पे आपका पीएसयू का एग्जाम देने जाओगे उसमें आएगा, आईआईटी का इंटरव्यू देने जाएगा उसमें आएगा। तो उसके चक्कर में अभी क्यों टेंशन ले रहा हो, जो आया है उसके बारे में बातचीत करें ना। अभी जो आपका इंटेक करने जाना है उसके बारे में आएगा, तो इसलिए हम सारे डिस्कस करेंगे। तो टुमारो फिर हम मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस। खुश रहे तब तक, निश्चिंत रहे, हंसते रहे एकदम जो है। सबने जो है लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल्सो, ठीक है। गुड नाइट, ठीक है, गुड नाइट। तो आप लोग सारे खुश रहे और खुशी खुशी जो है मतलब हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, कभी भी दुखी ना रहे। दुखी होने से किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, उसके लिए जुगाड़ लगाना पड़ता है, ठीक है। गुड नाइट अमन, ऑल्सो गुड नाइट। जाके खाना पीना कर लो, क्योंकि आलतू फालतू टाइम हमें इसलिए नहीं रखे हैं। और 6 से जो 7 है उसमें हमें जो मेडिजी का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आना पड़ता है, उसके चक्कर में 6 to 7 हम नहीं आ पाएंगे। तो 7 से 8:30 हम फिर कल मिलेंगे, ठीक है। 7 to 8:30 लाइव, सेम प्लेस, सेम सब कुछ सेम रहेगा। तब तक खुश रहे। और पेज नंबर 43 से 60 डिस्कस होगा, ठीक है। उसके बारे में जो जो आपका डाउट है वो लेकर आना, तब हम यहाँ पे एकदम तोप तरीका से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, खुश रहो।